नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। पुलिस रेगुलेशंस के क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, प्रश्न भी आप लोगों ने मिलाया, तमाम तरीके से आप लोगों के कमेंट्स मुझको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इससे बहुत खुशी है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। चुनी हुई चीज़ों को प्रश्नों के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अगले चरण में हम चलते हैं। अब थोड़ा सा प्रोसीजर जो कि सीआरपीसी में भी आपने पढ़ा है उससे मिलता जुलता बातें हैं। कई लोग सीआरपीसी से जोड़कर पढ़ रहे हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन पुलिस एक्ट रेगुलर पढ़ने की आदत नहीं होती है, तो सीआरपीसी से उतना ही जोड़कर पढ़ना चाहिए जितना कि पुलिस रेगुलेशन या एक्ट के प्रोविजंस को समझने में आपको सहायता मिले। उससे अधिक जोड़ेंगे तो पता चलेगा सीआरपीसी लगातार पढ़ने के कारण उसकी बातें दिमाग में रहेंगी, पुलिस एक्ट की चीज़ों को, पुलिस रेगुलेशन की चीज़ों को आप मिस करेंगे। इसलिए थोड़ी बहुत सावधानियां भी ज़रूरी हैं। तो ऐसी सावधानियों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्याय 10 है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है पुलिस थाने में जो रिपोर्ट की जाती हैं असंज्ञेय मामलों की। ठीक है, तो पुलिस थाने में रिपोर्ट इससे संबंधित है। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न बनता है कि पुलिस थाने में जो रिपोर्टें की जाती हैं पुलिस रेगुलेशन के किस चैप्टर से संबंधित है, तो आप बताएंगे अध्याय 10 से संबंधित है। पैरा है 97, पैरा नंबर 97 है। पैरा 97 से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, इसमें बताया गया है क्या कि संज्ञेय अपराधों की सूचना, यानी कि जिसे आप एफआईआर भी कहते हैं, संज्ञेय अपराधों की सूचना। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है एफआईआर के रूप में धारा 154 सीआरपीसी में, तो उससे संबंधित यहाँ पर पैरा 97 है। ठीक है, जब सूचना प्राप्त होती है तो इसे लिखा जाता है, लिखने का प्रारूप संख्या पूछेगा। प्रारूप संख्या यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एफआईआर की प्रारूप संख्या क्या है? 341 है, 341 है। ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है। प्रारूप संख्या 341 है। ठीक है, ये रसीद पुस्तिका होती है, 3 प्रतियों में लिखी जाती है, यानी कि अगर आप इसी को रसीद पुस्तिका कहिए तो ये 3 प्रतियों में, 3 कॉपीज में लिखी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी एक रिपोर्ट लिखी जाएगी। ठीक है, जनरल डायरी में, जीडी आप जानते हैं, जनरल डायरी। ठीक है, ये थानों पर रखी हुई होती है, आगे आपको मिलेगा। जनरल डायरी में इसका सार लिखा जाएगा, सारांश लिखा जाएगा, समरी लिखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से लिखा जाएगा और उसी का एक सारांश हम जनरल डायरी में भी लिखेंगे। इस बात को आपको जानना है। तत्काल लिखा जाएगा और ये रिलेटेड है 99। ठीक है, पैरा नंबर 99 से रिलेटेड है। यह भी पूछ सकता है कि एफआईआर की सारांश को जीडी में लिखा जाएगा, यह कर्तव्य है पुलिस थाने के अधिकारी का, तो वो कहाँ पर है? तो आप बताएंगे पैरा 99 में है। इस तरीके से भी जानना है। ठीक है, पैरा 100 क्या कहता है? पैरा 100 क्या कहता है? छोटी सी बात है, अपने भाषा में जानना है। आपके एक्ट में बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन आपको अपने हिसाब से जानना है। मान लीजिए कि जो पुलिस थाने का भार साधक है वो कहीं पर दूरी पर है और उसे ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो क्या करेगा? ठीक है, तो आप मान लीजिए थाने से दूर है, ऐसा कुछ बना लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। थाने में है तब तो प्रारूप संख्या 341 में उसे लिखना ही लिखना है। थाने से दूर है और मौखिक सूचना इसे प्राप्त हो गई तो उसे लिखेगा। ठीक है, प्रारूप की ज़रूरत नहीं है, किसी पेपर में, सादे पेपर में उसे लिखेगा और लिखने के बाद थाने को पहुंचाएगा, यानी कि फिर इसके बाद वो लिखित सूचना एफआईआर की जो है थाने को पहुंचा देगा। उसे लगता है तो वहीं से अन्वेषण के लिए निकल सकता है, नहीं तो फिर थाने से निकल सकता है। जैसा भी रहे, अन्वेषण की प्रक्रिया सीआरपीसी में आपने
पढ़ रखा है। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरा है 101 आपका, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्या इम्पॉर्टेंस है 101 की? तो यहाँ पर है जब डकैती, लूट, पुलिस यातना, करेंसी नोट या लोकहित संबंधी कोई ऐसे अपराध हों, यानी कि डकैती का मामला हो, लूट का मामला हो, यातना का मामला हो, लोकहित का मामला हो, ठीक है, ऐसे जब मामले होते हैं, लोकहित के मामले हों, ठीक है, करेंसी नोट या हत्या का मामला हो, तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैंने चुना है और बाकी छोड़ दिया है। या करेंसी नोट या हत्या का मामला है, इनसे रिलेटेड कोई मामला है और रिपोर्ट हो, सूचना मिले, ठीक है, इसकी जब रिपोर्ट है, इस मामले की जब रिपोर्ट होती है, ठीक है, सूचना उसे मिलती है, तो कुछ जिम्मेदारी लिखी हुई है, वो जिम्मेदारी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या जिम्मेदारी है? लाल लिफाफे में इस रिपोर्ट को क्या करेंगे? एक कॉपी लाल लिफाफा, ये बात आप याद रखे रहिएगा। लाल लिफाफे में उसकी एक कॉपी रखी जाएगी, एक प्रति रखी जाएगी और डीएम, एसपी इन लोगों को पहुंचा दी जाएगी। ये लाल लिफाफा किसे पहुंचाया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनको पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि अपराध प्रशासन के लिए, पुलिस बल की व्यवस्था के लिए जो प्रमुख आपके अधिकारी हैं, ठीक है, कार्यपालिकीय अधिकारी हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको लाल लिफाफा तुरंत पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि गंभीर मामला है, तुरंत एक्शन की ज़रूरत है, अतिरिक्त एक्शन की ज़रूरत है, ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लिया जाना ज़रूरी है। तो जो भी आपके प्रशासन के प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे कि डीएम और एसपी, इनको ये पहुंचा दिया जाएगा। उपखंड मजिस्ट्रेट को भी पहुंचा दिया जाता है ताकि तत्काल व्यवस्था की जा सके। ये बात आपको समझना है। यानी लाल लिफाफा कहाँ लिखा है? 101 में लिखा हुआ है, इस बात को आपको जानना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मामला है, एक स्पेशली लिखा है 101A में, अगर कोई विशेष रिपोर्ट है, विशेष रिपोर्ट है, तो वो किस पैरा के अंतर्गत भेजी जाती है? तो आपको सीधे जानना है, डीएम, एसपी को ये भी भेजी जाती है। लेकिन विशेष रिपोर्ट है, 101 वाली कैटेगरी में नहीं आता है, फिर भी विशेष है, तो 101A में भेजा जाएगा। ये बात आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, तो जिस तरीके से 97 था आपका, ये संज्ञेय अपराधों की चर्चा हुई, उसी तरीके से अब असंज्ञेय अपराध का मामला रहेगा। तो पैरा 102 में इस बात की चर्चा है, असंज्ञेय अपराध। ठीक, तो आप जानते हैं संज्ञेय अपराध, अपसंज्ञेय अपराध, ये सब सीआरपीसी में आपने पढ़ रखा है। सीआरपीसी के शेड्यूल के हिसाब से निर्धारित होता है कि कौन संज्ञेय अपराध है, कौन असंज्ञेय अपराध है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। असंज्ञेय अपराध की अगर रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो अब बात आई, क्या इसकी एफआईआर लिखी जाएगी? तो आप जानते हैं इसकी एफआईआर तो लिखी नहीं जाती है। तो इसकी जो रिपोर्ट होगी, मुख्य आवश्यक जो भाग होंगे, ठीक है, मुख्य आवश्यक भाग, उस सूचना का जो मुख्य आवश्यक भाग होगा, उसको क्या करेंगे? प्रारूप संख्या 347 है, प्रारूप संख्या 347, ये याद रखे रहिएगा। 341 संज्ञेय मामलों में प्रारूप संख्या है सूचना का, और 347 असंज्ञेय मामलों में है प्रारूप संख्या का। ठीक है, कि पुस्तिका में, इस पुस्तिका में, ठीक है, लिख लिया जाएगा, और साथ ही साथ जनरल डायरी में भी लिखा जाएगा। यानी कि लिखेंगे हम असंज्ञेय अपराध की भी रिपोर्ट, लेकिन एफआईआर जो संज्ञेय मामलों में होता है उसकी अलग वैल्यू होती है, अलग तरीके से उसकी कह सकते हैं ग्रेविटी है, डेप्थ है। लेकिन असंज्ञेय मामलों में आप जानते हैं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन। फिर भी अब मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता है, मजिस्ट्रेट के पास हम उसको भेजेंगे। वो सारी बातें आपने सीआरपीसी में पढ़ी हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस थाने में उस रिपोर्ट को दर्ज ही नहीं किया जाएगा, असंज्ञेय कह करके वापस नहीं भेजा जाएगा। असंज्ञेय है तो मुख्य आवश्यक भागों को प्रारूप संख्या
347 की जो चेक पुस्तिका होती है उसमें लिख लिया जाएगा और जीडी में भी एंट्री कर देंगे। बाकी सीआरपीसी में लिखा है कि उसको हम मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। मजिस्ट्रेट जब आदेश करेगा तो ऐसे असंज्ञेय मामलों में हम इनको जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये मुख्य अंतर है, ये बात आपको जाने रहना है ताकि कोई गड़बड़ ना होने पाए। यानी कि एफआईआर की आपकी जो है हो गई सूचना संज्ञेय अपराध की, असंज्ञेय अपराध की। अब इनके अन्वेषण की बात है तो अध्याय 11 किस बात की चर्चा करता है? अन्वेषण की चर्चा करता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की चर्चा करता है। इस बात को आपको जानना है। अन्वेषण की भी सारी प्रक्रियाओं को आपने सीआरपीसी में समझ रखा है। कुछ विशेष प्रावधान जो आपके पुलिस रेगुलेशन के पैरा में दिए हैं उनको हमें जानना है। तो कैसे हम जानेंगे? पैरा 104 है, पैरा 104 है। कहाँ से शुरुआत हो रही है अन्वेषण की? पैरा 104 से शुरुआत हो रही है। इसमें क्या करेंगे? संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करेंगे। संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करेंगे। और ये अन्वेषण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो साथ में आपके सीआरपीसी में लिखा है, 157 से रिलेटेड है। ठीक है, 157 से रिलेटेड है। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। 157 में सीआरपीसी में अन्वेषण की प्रक्रिया दी हुई है, उसके अनुसार अन्वेषण प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर 108 में क्या लिखा हुआ है? 104 के बाद आपको 108 पढ़ना है। 108 में क्या लिखा हुआ है? तो अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी का जो पहला कर्तव्य, यानी प्रश्न भी एक बनने का सिस्टम है। तो 108 में लिखा हुआ है अन्वेषण अधिकारी का पहला कर्तव्य। इसी तरीके से पूछेगा आपसे, अन्वेषण अधिकारी का पहला कर्तव्य, यानी कि संज्ञेय अपराधों के मामले की सूचना मिल गई तो अन्वेषण अधिकारी का पहला कर्तव्य क्या है? सीआरपीसी में धारा 172 में, ठीक है, सीआरपीसी की धारा 172 में ये याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? केस डायरी दी हुई है, केस डायरी। ठीक है, ये भी आपको साथ में जोड़ के पढ़ना है। इसमें नोट करेंगे, यानी कि टिप्पणी कर लेंगे कि हाँ, हम इस मामले में सूचना प्राप्त हुई है, उसका अन्वेषण प्रारंभ करने जा रहे हैं और कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन से कार्य हम अन्वेषण के दौरान कर रहे हैं, सब कुछ उस केस डायरी, यानी कि उस सूचना की एक केस डायरी बन गई, क्योंकि वो संज्ञेय मामले का है। और केस डायरी में नोट करते हुए हर एक स्टेप की जानकारी इसमें अन्वेषण संबंधित रखी जाएगी। यह बात आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपसे गलती हो जाएगी, अन्यथा आपसे गलती हो जाएगी। अगले हिस्से में देखते हैं क्या है। अगले हिस्से में क्या है? अगले हिस्से में लिखा हुआ है कि आप नोट कर लेंगे, केस डायरी आपकी स्टार्ट हो गई, केस डायरी के अनुसार आपका कार्य प्रारंभ हो गया। लेकिन बात यहीं नहीं खत्म हुई, आप जानते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी के 161 में बयान आदि भी होते हैं। ठीक है, 161 में बयान होता है। अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण के दौरान पूछताछ जो करता है। अब प्रश्न बनाया गया क्या ये 161 के जो बयान हैं उनको लिखने को केस डायरी में आबद्ध है या नहीं है? तो इन बयानों को केस डायरी में, सीडी में लिखने को आबद्ध नहीं है। आप जानते हैं पुलिस के समक्ष किए गए कथनों का, बयानों का क्या अर्थ होता है, क्या उसकी साक्षिक वैल्यू होती है। तो इसीलिए बताया गया कि आबद्ध नहीं है आप। वो एक आपकी प्रक्रिया है कि जानकारी मिलेगी तभी इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ सकता है। तो आपको लिखना आबद्ध नहीं है, लिखने के लिए आप आबद्ध नहीं हैं। ये जानकारियाँ होंगी कि किसको बुलाया गया, बयान लिया गया, ये सारी जानकारियाँ होंगी। कहाँ जा कर के बयान लिया गया, किसका किसका बयान लिया गया, सारी जानकारियाँ होंगी। लेकिन बयान क्या रहा वो लिखने को केस डायरी में आबद्ध नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। फिर आपका इम्पॉर्टेंट पैरा बनता है 120, 120।
120 में, पैरा 120 में क्या है? 120 कहता है पुलिस अभिरक्षाधीन अगर संस्वीकृति होती है, तो संस्वीकृति आप जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कन्फेशन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये पुलिस अभिरक्षा में हुई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस अभिरक्षा जारी है, ठीक है, पुलिस के पास कस्टडी है, पुलिस कस्टडी है, उस दौरान अगर कोई जो अभियुक्त है वो संस्वीकृति करना चाहता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जा सकता है। अब बात आई संस्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाएगी, ये बात आपने सीआरपीसी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपसे जानबूझकर सीआरपीसी की ही तरह पूछेगा कि यदि कोई पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति करता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसे अभिलिखित किया जाएगा, पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में है, तो आप आंसर देंगे 120 में है। इस तरीके से आपका प्रश्न बनेगा। 121 क्या कहता है, 121 क्या कहता है, चीज़ों को आपको समझना रहेगा, क्रमबद्ध चीज़ें हैं, क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड, ये कहता है पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड, रिमांड भी आपने पढ़ रखा है सीआरपीसी में। रिमांड यानी रीडिमांड, यानी कि आप न्यायालय के समक्ष ले जाइए और फिर से मांग करिए, डिमांड करिए कि साहब इसे हमको दे दीजिए, हमारी अभिरक्षा में हमारा अन्वेषण जारी है और फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस, जो भी एविडेंस हमें कलेक्ट करने हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इस व्यक्ति की ज़रूरत है, मुझे साथ ले जाने की ज़रूरत है, तो रिमांड की डिमांड की जाएगी। कहाँ की जाएगी? 121 में डिमांड की जाएगी। और यह बात सीआरपीसी में कहाँ लिखी है अगर पूछा जाए तो 167 में लिखा हुआ है, सीआरपीसी के 167 में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये किसके द्वारा डिमांड की जाएगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा, यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड के लिए जब जाते हैं तो कौन ऑथराइज आपके अधिकारी होता है, किसे ऑथराइज किया गया है रिमांड की डिमांड करने के लिए, तो आपका उत्तर होगा राजपत्रित पुलिस अधिकारी होगा। ये बात कहाँ लिखी है? पैरा 121 में लिखी हुई है, 121 में लिखी हुई है, इस बात को आपको जानना है। फिर पैरा 122 क्या कहता है? पैरा 122 क्या कहता है? 122 क्या कहता है? 122 भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी बहुत इम्पॉर्टेंट ही चुने गए हैं। यहाँ पर आरोप पत्र की बात होती है, 122 में आरोप पत्र की बात होती, यानी इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, अब आप चार्जशीट बनाएंगे, चार्जशीट दाखिल करेंगे न्यायालय में, तो 122 में इसकी बात होती है। प्रारूप संख्या 339 है, प्रारूप संख्या 339 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए एफआईआर प्रारूप संख्या 341, ठीक है, एनसीआर प्रारूप संख्या 347, चार्जशीट प्रारूप संख्या 339, ये बहुत अच्छे से आप याद रखे रहिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको कोई चार्ज नहीं मिलता है, कोई अपराध होना नहीं पाया जाता है, तो आप क्या लगाते हैं? आप लगाते हैं फाइनल रिपोर्ट। अब क्या फाइनल रिपोर्ट की भी प्रारूप संख्या वही है? नहीं, आरोप पत्र में आरोप लिखने होते हैं, प्रारूप संख्या अलग है, फाइनल रिपोर्ट में फाइनल बताना होता है, कुछ नहीं पाया गया, तो इसका है 340, ठीक है। 339 में चार्जशीट है, 340 में फाइनल रिपोर्ट है, 341 में एफआईआर है, 347 में आपका एनसीआर है। इस तरह से आप लिख लीजिए, याद रखिए। चारों प्रारूप संख्याएं ऐसी हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, प्रश्न आने के लिए मोस्टली प्रोबेबल हैं, इसलिए आप उसको तैयार रखिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। और सीआरपीसी में आपको देखना हो तो यही चीज़ें, सीआरपीसी में अगर हम बात करें तो 173 में जो है इसकी चर्चा की गई है, चार्जशीट की, पुलिस आफ्टर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 173 में
धारा 173 में सीआरपीसी के पुलिस चार्जशीट या एफआईआर कुछ भी हो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। यानी कि जो भी दर्ज मामला पुलिस स्टेशन में है उसमें या तो अपराध होना पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, कोई भी स्थिति रहेगी तो एक रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करना होगा ससमय, समय के भीतर। वो 173 में किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से याद रखिए। साथ ही साथ अब बात आई एक स्पेशल बात, पुलिस इन्वेस्टिगेशन दो तरीके से तो हो गई, एक संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर हो गई, दूसरी असंज्ञेय अपराध की मिलने पर सूचना जब मिलती है तो उसके बाद हम उसको दर्ज करके फिर भेज देते हैं मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के आदेश से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब बात आई एक और तरीका भी है अपनी शिकायत को दर्ज कराने का, जिसे आप परिवाद कहते हैं, जो कि 124 में लिखा हुआ है। 124 में लिखा है परिवाद, कंप्लेंट। परिवाद कंप्लेंट अगर हो जाती है तब क्या होगा, तो कंप्लेंट कोर्ट में होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। कंप्लेंट पुलिस के समक्ष नहीं होती है। सीआरपीसी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस परिवाद पर कोर्ट क्या करता है, संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस लेता है। कौन? कोर्ट लेता है। जब कोर्ट संज्ञान लेता है तो उसे कुछ प्रक्रियाएं फॉलो करनी होती हैं। संज्ञान 190 में लेगा, फिर 200 में परिवादी की परीक्षा आदि करेगा, ठीक है। ये सीआरपीसी की बात हो रही है, ठीक है, सीआरपीसी की बात हो रही है। 190 धारा 190 में संज्ञान लेगा, धारा 200 में परिवादी की परीक्षा करेगा, फिर 202 में, ठीक है, अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट करेगा, कारण सहित। यानी कि जब मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, परिवादी की परीक्षा की, तो 202 में निर्दिष्ट करते समय पुलिस को कि इस मामले में हमें शिकायत मिली है, इसमें आप इन्वेस्टिगेशन करिए, तो कारण भी देंगे कि आपको क्यों लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाना है। कारण सहित अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट करेगा, और जब निर्दिष्ट करेगा तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर यह कारण नहीं लिखा है, ठीक है, कारण नहीं लिखा है, तो ये प्रथम दृष्टया अवैध है, ठीक है। विधि नहीं है, विधि पूरी नहीं हुई है। विधि कह रही है कारण सहित लिखिए, और यदि अवैध है तो पुलिस अधिकारी तुरंत बाध्य नहीं हो जाएगा परिवाद के मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यह बात कहाँ लिखी है, पैरा 124 में लिखा है। यानी कि तीनों प्रक्रियाएं एफआईआर पर कैसे काम होगा, एनसीआर पर कैसे काम होगा, परिवाद पर कैसे काम होगा, ये सभी प्रक्रियाएं कहाँ पर संबंधित हैं, चैप्टर नंबर 10 से संबंधित हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखिए। एफआईआर आपका जो है 104, ठीक है, एनसीआर, ठीक है, ये आपको मिलेगा उससे सॉरी एफआईआर आपको मिलेगी 97 में, एनसीआर मिलेगी 102 में, ठीक है, और उसके बाद अन्वेषण 104 से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। लेकिन अन्वेषण परिवाद के मामले में भी सूचना हो सकती है, तो परिवाद का मामला अन्वेषण से संबंधित 124 में लिखा हुआ है कि जब भी न्यायालय के समक्ष परिवाद किया जाए तो वो 190 में संज्ञान लेगा, 200 में परिवादी की परीक्षा करेगा, 202 में निर्दिष्ट करेगा, डायरेक्ट करेगा पुलिस अधिकारी को कि इस मामले में आप अन्वेषण करिए, और वो कारण सहित करेगा, तब पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इतनी बातें आज हम लोगों ने पढ़ी, पैरा 97 से लेकर के 124 तक। आशा करता हूँ आपको प्रश्न भी समझ में आया होगा। कैसे प्रश्न पूछेगा, उत्तर हमें किस प्रकार देना है, याद हमें किस प्रकार रखना है, इस सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक ही बार में आपको तमाम चीज़ें याद हो जाएंगी। क्या हमारे प्रश्न बनते हैं, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। चैनल आप देख रहे हैं तो वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। कहीं और भटकने की इस तरह की ज़रूरत नहीं है कि मिसलीड होइए। पूरे
554 पैराज आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन कभी नहीं होना है। चुनना सीखिए, चुनकर पढ़ना सीखिए। चैनल को यदि आपने ना सब्सक्राइब किया हो तो निश्चित सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।